यूरोप का नाम सुनते ही सबसे पहले जहन में आता है ब्रिटेन, क्योंकि ये वही देश था जिसने करीब 200 सालों तक भारत पर राज किया और सोने की चिड़िया कहलाने वाले भारत को लूट खसूट कर कंगाल बना डाला। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यूरोपियन कॉन्टिनेंट में यह इकलौता देश नहीं बल्कि 50 देश हैं। मगर फिर भी जब दिमाग पर जोर डालें तो कुछ ही देशों का नाम जहन में आता है, जैसे ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, पुर्तगाल और फ्रांस। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यूरोप के ये ही देश फेमस क्यों हैं, जबकि यूरोप में तो और भी देश हैं, मगर वे ऐसे देश हैं जो कम चर्चित होने के साथ साथ गरीब भी हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि यूरोप का एक हिस्सा इतना अमीर है और दूसरा इतना गरीब? आखिर अधिकतर अमीर देश पश्चिमी हिस्से में और गरीब देश पूर्वी हिस्से में क्यों हैं? आखिर पूर्वी यूरोप इतना गरीब क्यों है? हम आपको पूरी कहानी बताएंगे, मगर उसके लिए आपको हमारी वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर बात की जाए यूरोप की, तो ये दुनिया का दूसरा सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, मगर इसके बावजूद यह दुनिया के सभी कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा फेमस रहा है। जहां पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज है, वहीं पूर्वी और पश्चिमी यूरोप आज भी विभाजित नजर आते हैं। हालांकि इस विभाजन के लिए कोई दीवार नहीं बनाई गई है, बल्कि इसका आधार है अर्थव्यवस्था। जहां पश्चिमी यूरोप की जीडीपी पर कैपिटा करीब $68,000 है, वहीं पूर्वी यूरोप में जीडीपी पर कैपिटा केवल $14,000 है। अगर हम एवरेज एनुअल इनकम पर कैपिटा को देखें तो पता चलता है कि यूरोप के सबसे कम इनकम वाले देश ईस्टर्न पार्ट में ही मौजूद हैं, जबकि सबसे ज्यादा इनकम वाले देश वेस्टर्न यूरोप में हैं। यही वजह है कि यूरोप आज भी एक द इनविजिबल इकोनॉमिक लाइन की वजह से डिवाइडेड है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी और आखिर एक ही कॉन्टिनेंट में इतना बड़ा डिफरेंस क्यों मौजूद है? बताते चलें कि यह सिचुएशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही बनी हुई है और तब से इसमें बहुत कम बदलाव आया है। मगर सवाल अभी भी वहीं का वहीं है कि आखिर वेस्टर्न यूरोप इतना ज्यादा अलग क्यों है? कहीं इस विभाजन के पीछे भूगोल और इतिहास नाम की इनविजिबल ताकत तो नहीं? आपने सही सोचा। इस विभाजन के पीछे यूरोप के इतिहास और भूगोल दोनों का बड़ा योगदान है। ये जानना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा कि आखिर कैसे इतिहास आज भी इस महाद्वीप को इकोनॉमी के आधार पर बांट रहा है। इसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। मगर उससे पहले बात करते हैं यूरोप की। यूरोप की बात की जाए तो यह दुनिया का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है, लेकिन इसके बावजूद 20वीं और 21वीं सदी का सबसे पावरफुल महाद्वीप रहा है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कभी ब्रिटेन के बारे में कहा जाता था कि वहां का सूरज कभी अस्त नहीं होता। इसका मतलब है कि ज्यादातर देशों में इन्हीं की हुकूमत थी और हर जगह इन्हीं का दबदबा था। हालांकि आज भी इसकी गिनती रिच कॉन्टिनेंट में होती है। आज भी कई बड़ी इकोनॉमिक पावर्स यूरोप में मौजूद हैं, इसलिए यूरोप का वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर बहुत अधिक प्रभाव है। अगर इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन की बात की जाए तो यूरोप के साउथ में मेडिटेरेनियन और ब्लैक सी के साथ कैस्पियन सागर भी मौजूद है, जबकि इसके उत्तर में आर्कटिक सागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर में ही आयरलैंड और आइसलैंड नाम के दो द्वीप मौजूद हैं, जिन्हें यूरोप का हिस्सा माना जाता है। यही नहीं, ग्रीनलैंड को भी कल्चरल एंड पॉलिटिकल रूप से यूरोप का ही भाग माना जाता है। मगर सवाल वही का वही है कि कल्चरल, रिलीजियस एंड जियोग्राफिकल रूप से एक दूसरे से जुड़ी होने के बावजूद ईस्टर्न एंड वेस्टर्न यूरोप के बीच इतना बड़ा अंतर क्यों है? वास्तव में यह जानने के लिए हमें कहानी में पीछे जाना होगा। यह बात वर्ल्ड वॉर सेकंड की है। द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे अधिक भागीदारी यूरोप ने की थी, या फिर यूं कहें कि इसका जिम्मेदार भी यूरोप ही था। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुआ तो यूरोप का नक्शा कुछ अलग तरह का दिखने लगा था। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके ईस्टर्न पार्ट में वे देश थे जिनमें कम्युनिज्म था, जबकि पश्चिमी हिस्से में वे देश थे जिनमें डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म मौजूद था। कम्युनिज्म की बात की जाए तो इसके अनुसार किसी भी देश के सभी रिसोर्सेज पर सरकार का कब्जा होना चाहिए, चाहे वह जमीन हो, बिजनेस हो या कोई अन्य चीज। यह इसलिए किया जाता था क्योंकि इस विचारधारा में माना जाता था कि केवल कुछ लोगों के अमीर होने से बेहतर है कि समाज में मौजूद हर इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड बेनिफिट्स मिलना चाहिए। मगर यह थिंकिंग जितनी सुनने में अच्छी लगती है, उतनी ही खतरनाक साबित हुई। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके कारण बिजनेस करने या फिर कुछ नया इन्वेंशन करने का कोई इंसेंटिव नहीं बचता था। दूसरी ओर वेस्टर्न यूरोप में कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी थी, जिसमें लोगों को अपनी मर्जी से व्यापार करने, प्रॉफिट्स अर्न करने की आजादी थी।
इस आइडियोलॉजी में बिजनेसमैन चाहे कितना भी प्रॉफिट अर्न करे, उन्हें केवल अपने प्रॉफिट का कुछ प्रतिशत ही टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को देना पड़ता था, जबकि अपना बाकी का सारा प्रॉफिट वे खुद रख सकते थे। लेकिन कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। यही वजह थी कि ईस्टर्न और वेस्टर्न यूरोप के बीच में इतना डिफरेंट था। लेकिन यह विभाजन तब और बढ़ गया जब 1991 में सोवियत यूनियन का विघटन हो गया और उसके कंट्रोल में चलने वाले सभी यूरोपीय देश आजाद हो गए। बावजूद इसके 30 साल गुजर जाने के बावजूद भी वेस्टर्न यूरोप से पूर्वी यूरोप इकोनॉमिक कंडीशन में बहुत ही ज्यादा पीछे मौजूद है। मगर सोचने वाली बात यह है कि ऐसा क्यों है। बताते चलें कि इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया जियोग्राफी ने। असल में ईस्टर्न यूरोप की जियोग्राफी ने बहुत बड़ा प्रभाव डाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि पूर्वी यूरोप जियोग्राफी की दो एक्सट्रीम लोकेशन के बीच में मौजूद है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके एक तरफ यूक्रेन, पोलैंड और बेलारूस मौजूद है। अगर बात की जाए इन देश की तो ये एकदम फ्लैट जमीन है जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत फर्टाइल है। मगर दूसरी तरफ दुश्मनों के लिए इन फ्लैट कंट्रीज पर अटैक करना बहुत आसान है। यही वजह है कि ये तीनों देश हमेशा से यूरोप के संघर्ष का केंद्र बने रहे हैं। इसका रिसेंट एग्जाम्पल यूक्रेन वॉर है। आज भी रूस का यूक्रेन के साथ युद्ध चल रहा है। और अगर बात करें पोलैंड की तो ये यूरोप की सबसे अधिक कॉन्फ्लिक्ट रिडन कंट्री रही है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि इस देश को लगभग हर साम्राज्य ने अपना निशाना बनाया है। चाहे फिर रोमानिया एम्पायर हो या सोवियत यूनियन, हर किसी ने इस पर हमला किया था। ऐसा इसलिए क्योंकि फ्लैट जमीन और पहाड़ों के अभाव की वजह से दुश्मनों के लिए पूर्वी यूरोप में घुसकर लूट मार करना हमेशा से आसान रहा है। यही वजह है कि इतनी फर्टाइल जमीन होने के बावजूद यह देश अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का पूरा फायदा नहीं उठा सके। असल में जब भी ये देश कुछ कमा पाते और अपनी इकोनॉमी को थोड़ा सुधारने की कोशिश करते, बाहर से आए दुश्मन हमला करके इन्हें बर्बाद कर जाते थे। ये तो हुई ईस्टर्न यूरोप की एक एक्सट्रीम की बात। अब आते हैं दूसरे एक्सट्रीम पर और ये है बाल्कन साइड। असल में साउथ ईस्टर्न यूरोप में बाल्कन देश मौजूद है जो पहाड़ों से घिरे हैं। यहाँ पहाड़ों की अधिकता के कारण कंस्ट्रक्शन या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हमेशा से मुश्किल रहा है। यही वजह है कि ये देश आज भी यूरोप के सबसे बैकवर्ड क्षेत्रों में गिने जाते हैं। यही वजह है कि ये न केवल इकोनॉमिकली बल्कि शांति और स्थिरता के मामले में भी बैकवर्ड हैं, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि 1991 से यूरोप में जितने भी प्रमुख संघर्ष हुए हैं उनमें से अधिकतर पूर्वी यूरोप में हुए हैं। और इन संघर्षों की वजह से इन देशों की इकोनॉमी तो कमजोर हुई है, साथ ही इमिग्रेशन रेट्स भी कम हो गई है। वैसे ये कितनी विडंबना की बात है ना कि दुनिया भर के लोग वेस्टर्न यूरोप में जाने की चाह रखते हैं, जबकि पूर्वी यूरोप की ओर कोई नहीं जाना चाहता। यही नहीं, यहाँ तो बल्कि हालात एकदम उल्टे बने हुए हैं। जहाँ दुनिया भर के लोग वेस्टर्न यूरोप में आकर बस रहे हैं और उसे और भी ज्यादा रिच बना रहे हैं, वहीं पूर्वी यूरोप का हाल उल्टा ही है। यहाँ से तो लोग लगातार वेस्टर्न यूरोप की तरफ ही पलायन कर रहे हैं। जैसा कि यूगोस्लाविया के युद्ध में लाखों लोग बाल्कन देशों को छोड़कर वेस्टर्न यूरोप की ओर चले गए थे, जैसे इन देशों में स्किल्ड वर्कर्स की भारी कमी हो गई थी। ये तो हुई लैंड की बात। अब बात करते हैं समुद्र की। समुद्र जिसे व्यापार का आधार माना जाता है, पूर्वी यूरोप की गरीबी का एक कारण समुद्रों की एक्सेस का ना होना भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन देशों की समुद्र तक पहुंच सीमित रही है, जहां वेस्टर्न यूरोपीय देशों को समुद्र के चारों ओर पहुंच प्राप्त है, क्योंकि उनके नॉर्थ में बाल्टिक सागर, वेस्ट में नॉर्थ सी और अटलांटिक ओशन और साउथ में मेडिटेरेनियन सी मौजूद है। और इन्हीं के कारण वेस्टर्न यूरोप ने 16वीं सदी में पूरी दुनिया में व्यापार किया और कॉलोनियों के माध्यम से वे अमीर बन गए। वहीं पूर्वी यूरोप एक तरह से लैंडलॉक था, जिसकी वजह से यह ग्लोबल ट्रेड से कटा रहा। हालांकि कुछ पूर्वी यूरोपियन कंट्रीज की लिमिटेड एक्सेस टू द सी थी, लेकिन वे ऐसे स्थानों पर थे जहां से दुनिया में जाने के लिए चौक पॉइंट से गुजरना पड़ता था। और चौक पॉइंट का तो आपको पता ही है, यह तो पहले से ही डेंजरस रहे हैं। जैसे पोलैंड को अटलांटिक ओशन में आने के लिए डेनिस स्ट्रेट से गुजरना पड़ता है, जो जर्मनी और स्वीडन के कंट्रोल में थे। इन कारणों से ईस्टर्न यूरोप कभी भी व्यापार में उस तरह से सफल नहीं हो पाया जैसा कि वेस्टर्न यूरोप ने किया। इसके अलावा 20वीं सदी में नॉर्थ सी में ऑयल एंड गैस के बड़े रिजर्व डिस्कवर हो गए थे, जिसकी वजह से ब्रिटेन, नीदरलैंड और जर्मनी यूरोप में एनर्जी के पावर हाउस बन गए। मगर यहाँ भी ईस्टर्न यूरोप की किस्मत खराब निकली, क्योंकि यहाँ ना तो ऑयल मिला न गैस, और ईस्टर्न यूरोप नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में वेस्टर्न यूरोप पर निर्भर रहा। हालांकि पूर्वी यूरोप पूरी तरह से गरीब नहीं है, यहाँ की एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत अच्छी है, और अगर कम्युनिज्म ना आया होता तो शायद ये एरिया दुनिया की फूड बास्केट बन जाता। हालांकि 1991 में सोवियत यूनियन से अलग हो चुका था, मगर 1991 में सोवियत यूनियन से अलग होने के बाद भी कम्युनिज्म के प्रभाव इन देशों पर लंबे समय तक रहे।
और इन सब में से केवल पोलैंड, चेक गणराज्य और रोमानिया कुछ हद तक विकसित हो सके। वो भी इसलिए क्योंकि ये देश यूरोपियन यूनियन के सदस्य बन गए, मगर अन्य देश यूरोपीय यूनियन का सदस्य नहीं बने, जिसकी वजह से उनके हालात ऐसे ही बने रहे। मगर सोचने वाली बात है, जब ये अपने पड़ोसी देशों को यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनने के बाद रिच बनते देख रहे थे, तो ये यूरोपियन यूनियन का मेंबर क्यों नहीं बने? वेल, हम आपको बताते चलें कि ऐसा नहीं है कि यह देश यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं बनना चाहते। असल में ये सब तो मेंबर बनना चाहते हैं, मगर यहाँ मौजूद करप्शन इन्हें बनने नहीं देता। एक्चुअल में यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनने के लिए कुछ कंडीशंस अप्लाई होती हैं, जिनमें से सबसे बड़ी कंडीशन है उस देश में कम करप्शन का होना। बट अगर आप वर्ल्ड करप्शन इंडेक्स देखें तो यूरोप के टॉप 10 करेक्ट देश में पूर्वी यूरोप के देश का ही नाम आता है, और यही वजह है कि यह देश यूरोपीय यूनियन का सदस्य नहीं बन पाए, जिसका मुख्य कारण इन देशों में मौजूद उच्च स्तर का करप्शन है। हालांकि ऐसा नहीं है कि वेस्टर्न यूरोप में करप्शन नहीं पाया जाता, लेकिन यहाँ पर मौजूद करप्शन का लेवल कभी भी देश के इंटरेस्ट से ऊपर नहीं रहा है। यही वजह कि आज भी यूरोप का दुनिया में अलग स्थान है। पर सोचने वाली बात है, पूर्वी और वेस्टर्न यूरोप के बीच में इकोनॉमी की यह खाई कब तक रहेगी? क्या पूर्वी यूरोप हमेशा ही गरीब बना रहेगा? तो हम आपको बताते चलें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब परिस्थितियां बदल रही हैं, जिसका अंदाजा आप पोलैंड को देखकर लगा सकते हो। पोलैंड जो कभी यूरोप का सबसे गरीब देश था, अब तेजी से यूरोप की अगली सुपर पावर बनने की ओर मार्चिंग फॉरवर्ड है, और शायद यह ईस्टर्न यूरोप के भविष्य को बदल सकता है। तो देखा आपने कैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कम्युनिज्म ने मिलकर एक ही कॉन्टिनेंट को सालों से दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। हालांकि यह विभाजन भौतिक नहीं है, इकोनॉमी के आधार पर है, मगर फिर भी यह डिफरेंस इतना ज्यादा है कि भरने का नाम नहीं ले रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या केवल हिस्ट्री और जियोग्राफी ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, या फिर रीजन कुछ और है? अपनी राय को हमें बताना मत भूलिएगा। वेल, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको यूरोप के बारे में बताया। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।